वो लोहे का मेन दरवाजा बाहर से खुला। अंदर अस्पताल के 2 वार्ड बॉय घुसे। वे एक स्ट्रेचर को धकेलते हुए अंदर ले जा रहे थे। वार्ड बॉय ने स्ट्रेचर को बीच वाली मेज के पास खड़ा कर दिया। स्ट्रेचर पर सफेद चादर से ढकी हुई एक लाश रखी थी। तभी पीछे से टॉर्च की रोशनी फिर से हिली। रोशनी अब उस स्टील की मेज पर पड़ रही थी। मेज एकदम खाली थी। वो लाश वहां से गायब हो चुकी थी। दिल्ली के इस पुराने सरकारी अस्पताल के मुर्दाघर में आज रात ये मुर्दाघर कुछ ऐसा दिखाने वाला है जो किसी भी इंसान को पागल कर सकता है। अस्पताल की मुख्य बिल्डिंग से काफी दूर पुराने पेड़ों के बीच बना मुर्दाघर। अश्विनी नाम का एक मेडिकल इंटर्न धीमे धीमे कदमों से उस बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहा था। आज रात मुर्दाघर की ड्यूटी में वो अकेला था। ये रास्ता खत्म क्यों नहीं होता यार? जितनी बार भी मैं इस मुर्दाघर की तरफ आता हूं, ऐसा लगता है जैसे मैं किसी कब्र के अंदर जा रहा हूं। मुझे इस जगह से नफरत है। अश्विनी ने अपनी जेब से चाबियों का गुच्छा निकाला। लोहे के बड़े दरवाजे के ताले में उसने चाबी लगाई। अंदर घुसते ही फिनाइल और रसायनों की तेज बदबू से अश्विनी का सिर चकराने लगा। उसने दीवार पर लगा स्विच ऑन किया। छत पर लगी 2-3 ट्यूबलाइट्स लपक झपक कर जली और पूरा बड़ा हॉल पीली सी रोशनी से भर गया। कमरे के बीचों बीच स्टील की बड़ी बड़ी मेजें रखी थी जिन पर पोस्टमार्टम होता था। दाएं तरफ की पूरी दीवार पर लोहे के बड़े बड़े फ्रीजर कैबिनेट बने हुए थे जिनमें लाशों को बर्फ के बीच रखा जाता था। उन फ्रीजर की जनरेटर की लगातार आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। अश्विनी ने अपना बैग एक मेज पर रखा। तभी उसे अपने पीछे किसी के चलने की हल्की सी आवाज आई। अश्विनी घबराकर पीछे मुड़ा। वहां सीनियर डॉक्टर थी। उनका चेहरा एकदम पीला पड़ चुका था और आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे। क्या हुआ अश्विनी? डर लग रहा है? तुम्हारी सांसें बहुत तेज चल रही हैं। इस जगह की सबसे अच्छी बात जानते हो? यहाँ के मरीज कभी कोई शिकायत नहीं करते। वो बस चुपचाप लेटे रहते हैं। शिकायत तो नहीं करते मैम, पर सच कहूं तो उनका यह सन्नाटा मुझे बहुत डराता है। ऐसा लगता है जैसे वो बंद आंखों से भी मुझे ही देख रहे हैं। खैर, आज रात हमें उस अज्ञात डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करना है ना? अब केस नंबर 402। हाँ, केस नंबर 402। वही औरत जिसकी लाश रेलवे ट्रैक के पास मिली थी। अभी तक पता नहीं चला कि वो कौन है। जाओ उसे बाहर निकालो। वो कैबिनेट नंबर 14 में है। अश्विनी भारी कदमों से कैबिनेट नंबर 14 की तरफ बढ़ा। लोहे के दरवाजे पर लाल रंग से 14 लिखा हुआ था। जैसे उसने हैंडल खींचा, अंदर से एकदम बर्फ जैसी ठंडी भाप बाहर निकली। उसने अंदर की ट्रे को बाहर खींचा। उस पर काले रंग का एक भारी प्लास्टिक बैग रखा था। अश्विनी और डॉक्टर ईशा ने मिलकर उस भारी बैग को बीच वाली स्टील की मेज पर रख दिया। अश्विनी ने कांपते हाथों से उस बैग की चेन खोली। अंदर एक औरत की लाश थी। उसका शरीर नीला पड़ चुका था, लेकिन जिस चीज ने अश्विनी को सबसे ज्यादा डराया वो थी उस औरत की आंखें। उसकी आंखें एकदम खुली हुई थी और सफेद पड़ चुकी थी, और उसके होंठ एक बहुत ही अजीब और डरावनी सी मुस्कुराहट में खिंचे हुए थे। मैम, जरा देखिए यहाँ पे। पुलिस ने तो कहा था कि ये एक्सीडेंट का केस है, लेकिन इसके चेहरे पर डर तो बिल्कुल नहीं है। उल्टा ये तो मुस्कुरा रही है। किसी लाश के चेहरे पर ऐसी स्माइल कैसे हो सकती है? ये तो बहुत ही अजीब लग रहा है। एक अजीब सी फुसफुसाहट जो हवा में गूंज रही थी। मुस्कुराहट कभी कभी इंसान दर्द से नहीं बल्कि डर के खत्म होने पर मुस्कुराता है। मैम, आपने कुछ कहा अभी? ये आवाज कैसी थी? कैसी आवाज? यहाँ बस हम दोनों हैं। तुम ज्यादा सोच रहे हो अश्विनी। मुझे चाकू दो, हमें अपना काम। चली गई। फ्रीजर की वो लगातार आने वाली आवाज भी एकदम बंद हो गई। मैम, ये क्या हुआ? लाइट कैसे चली गई?
इस अस्पताल का बैकअप जनरेटर तो 2 सेकंड में चालू हो जाता है। ईशा मैम, आप कहाँ हैं? अंधेरे में कोई जवाब नहीं आया। बस छत से कुछ टपकने की आवाज आने लगी, जैसे कोई गाढ़ा तरल पदार्थ फर्श पर गिर रहा हो। अश्वनी, जहां हो वहीं खड़े रहना, हिलना मत। मेरे पास एक छोटी टॉर्च है, मैं उसे जला रही हूँ। एक क्लिक की आवाज हुई और टॉर्च की एक कमजोर सी नीली रोशनी चालू हो गई। ईशा ने टॉर्च लाश के चेहरे पर मारी, जो लाश कुछ सेकंड पहले बिल्कुल सीधी लेटी हुई थी। उसकी गर्दन अब पूरी तरह से मुड़ चुकी थी। लाश की वो सफेद आंखें अब सीधे अश्विनी को घूर रही थी और उसकी वो डरावनी मुस्कुराहट अब और भी ज्यादा बड़ी हो गई थी। कमरे के दाईं तरफ वाले फ्रीजर कैबिनेट से आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उन बंद लोहे के बक्सों के अंदर रखी लाशें अचानक से उठ गई हैं और अंदर से दरवाजे को पीट रही है। नहीं, गैस की वजह से 20 लाशें एक साथ दरवाजा नहीं पीट सकती। यहां कुछ बहुत ही गड़बड़ है, हमें यहां से भागना होगा। अश्विनी अंधेरे में मेन गेट की तरफ भागा। वो भारी लोहे के दरवाजे से जा टकराया। उसने हैंडल को पूरी ताकत से खींचा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। उसने दरवाजे पर लातें मारी, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। तभी पीछे से टॉर्च की रोशनी फिर से हिली। रोशनी अब उस स्टील की मेज पर पड़ रही थी। मेज एकदम खाली थी। वो लाश वहां से गायब हो चुकी थी। अश्विनी ने पीछे मुड़कर देखा। टॉर्च की धुंधली रोशनी में डॉक्टर ईशा एक कोने में खड़ी थी। उनका सिर एकदम नीचे झुका हुआ था और हाथ रस्सियों की तरह लटक रहे थे। ईशा मैम, आप ऐसे क्यों खड़ी हैं? कुछ बोलिए। डॉक्टर ईशा ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उन्हें देखते ही अश्विनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। डॉक्टर ईशा की आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थी। वो लाश यहाँ नहीं है अश्वनी, वो तो कभी थी ही नहीं। तुम किसे ढूंढ रहे हो? के खाते हुए अश्विनी की तरफ बढ़ने लगा। अश्विनी डर के मारे पीछे हटा और उसका पैर फिसल गया। वो फर्श पर गिर पड़ा। बचाओ, कोई है, मुझे बाहर निकालो यहां से। पूरे मुर्दाघर की लाइट वापस आ गई। ट्यूब लाइट्स फिर से जल उठी। फ्रीजर की आवाज भी वापस से शुरू हो गई। दरवाजा पीटने की सारी आवाजें एकदम बंद हो गईं। अश्विनी फर्श पर बैठा जोर जोर से हाँफ रहा था। उसने अपने हाथों को देखा, वहां कोई खून नहीं था। उसने पूरे कमरे में देखा। कमरा एकदम खाली था। कोई डॉक्टर ईशा वहां नहीं थी। कैबिनेट्स बंद थे। वो स्टील की मेज भी एकदम खाली थी। न कोई लाश, न कोई काला बैग। ये सब क्या था? मैम कहां गई? वो बॉडी कहां गई? अश्विनी उस खाली मेज के पास गया। तभी उसकी नजर मेज के कोने पर टंगे एक छोटे से क्लिप बोर्ड पर पड़ी। उस पर एक फॉर्म लगा था जिसमें लाश की डिटेल्स लिखी जाती थी। अश्विनी ने कांपते हाथों से वो फॉर्म उठाया। फॉर्म पर जो लिखा था उसे पढ़कर उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। ये क्या है? इस फॉर्म पर मेरा नाम क्यों लिखा है? अश्विनी कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो लोहे का मेन दरवाजा बाहर से खुला। अंदर अस्पताल के 2 वार्ड बॉय घुसे। वे एक स्ट्रेचर को धकेलते हुए अंदर ले जा रहे थे। तुम लोग आ गए? भगवान का शुक्र है। अरे मुझे यहां से बाहर निकालो, यहां कुछ बहुत ही बुरा हो रहा है। लेकिन दोनों वार्ड बॉय ने अश्विनी की तरफ देखा तक नहीं। वे सीधे चलते रहे और अश्विनी के शरीर के आर पार निकल गए। तुम मुझे सुन क्यों नहीं रहे हो? मैं यहां खड़ा हूं, मैं डॉक्टर अश्विनी हूं। वार्ड बॉय ने स्ट्रेचर को बीच वाली मेज के पास खड़ा कर दिया। स्ट्रेचर पर सफेद चादर से ढकी हुई एक लाश रखी थी। बहुत बुरा हुआ यार, आज रात ही इसकी मौत हुई है। बेचारा डॉक्टर अश्विनी, कितना अच्छा लड़का था। हाँ यार, रात के ठीक 12 बजे उसी में इसकी जान चली गई। धुआं इतना भर गया था कि दम घुटने से मौके पर ही खत्म हो गया।
पर एक बात बहुत अजीब है भाई, तूने इसका चेहरा देखा? मौत का कोई दर्द नहीं दिख रहा इसके चेहरे पर, उल्टा ऐसा लग रहा है जैसे ये मुस्कुरा रहा है। वो स्माइल देखकर ही मुझे डर लग रहा है। तू ज्यादा मत सोच, जल्दी से इस बॉडी को कैबिनेट नंबर 14 में शिफ्ट कर दे और चल यहां से। मुझे इस मुर्दाघर से बहुत डर लगता है। अश्विनी अपनी जगह पर पत्थर बन चुका था। वो धीरे से मुड़ा और स्ट्रेचर के पास गया। वार्ड बॉय ने लाश के चेहरे से चादर हटाई। अश्विनी ने देखा कि उस स्ट्रेचर पर कोई और नहीं बल्कि उसी की लाश पड़ी हुई थी। उसकी त्वचा सफेद पड़ चुकी थी, आंखें खुली हुई थी और होंठ उसी भयानक और अजीब सी मुस्कुराहट में खिंचे हुए थे जो उसने कुछ देर पहले उस औरत की लाश पर देखी थी। सब कुछ साफ हो चुका था। वो अंधेरा, वो गायब होती लाश, डॉक्टर ईशा, वो सब सच नहीं था। वो सब अश्विनी के दिमाग का एक भ्रम था। उसका दिमाग ये मानने को तैयार ही नहीं था कि वो अब जिंदा नहीं है। वो मेन दरवाजा बाहर से लॉक नहीं था बल्कि अश्विनी खुद इस दुनिया से हमेशा के लिए लॉक हो चुका था। वार्ड बॉय ने अश्विनी की लाश को उठाया और कैबिनेट नंबर 14 के अंदर डाल दिया। लोहे का वो भारी दरवाजा एक तेज आवाज के साथ बंद हुआ और उसी के साथ अश्विनी की दुनिया हमेशा के लिए उस अंधेरे और ठंडे बक्से में कैद हो गई। मुर्दा घर में फिर से वही डरावना सन्नाटा छा गया। लाइटें लपक झपक रही थी और फ्रीजर की आवाज गूंज रही थी। अब उस मुर्दा घर में अश्विनी की आत्मा भी उसी खामोशी का हिस्सा बन चुकी थी। एक ऐसी खामोशी जो कभी खत्म नहीं होती।